नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं इतिहास के। वो भी इस वीडियो में आपको जितने भी वस्तुनिष्ठ होंगे, पूरे पार्ट में से वो मैं आपको कराऊँगा और इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो का फ़ायदा आपका ये रहेगा कि आपके बड़े-बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएँगे क्योंकि मैं आपको काफ़ी डीपली बताने वाला हूँ इसमें और काफ़ी आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएँगे इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैं आपको बड़े-बड़े क्वेश्चन कराऊँ, ठीक है? नोट्स वाइज़ इसको कराऊँ या फिर इसी तरह से मैं चलने दूँ। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन-सी है? तो एक क्वेश्चन से मैं आपको 4 या 5 क्वेश्चन्स बताऊँगा कि किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा, इस हड़प्पा सभ्यता में हमको लिपि मिली है, ठीक है? लेकिन इस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए। इस लिपि को चित्रात्मक लिपि कहा जाता है और ये याद रखना कि इतिहास का वह समय जिसमें हमें लिखा हुआ कुछ भी मिला हो, लिखा हुआ साक्ष्य मिला हो, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सके, उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक। तो हड़प्पा सभ्यता भी आद्य ऐतिहासिक में आती है कि लिपि तो मिली लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। तो इतिहास को बनाने का अगर देखें स्रोत कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो होता है साहित्यिक, अगर लिखा हुआ कोई ग्रंथ मिल गया तो वो है साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक के अलावा दूसरा जो होता है वो होता है पुरातात्विक। पुरातात्विक में क्या होता है? तो पुरातात्विक में ऐसा होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई लिखी हुई चीज़ नहीं मिली तो पुरानी वस्तुओं से इतिहास का पता लगाना, स्मारक से पता लगाना, कोई वस्तु मिल गई वस्तु से, ठीक है? सिक्के हैं, ये सारे पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मोहर मिली है, ठीक है? लिपि मिली है, स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, तो बहुत सारी चीज़ें कहाँ मिली है? नर्तकी की मूर्ति मिली है हड़प्पा सभ्यता में। उन्हीं से ही हड़प्पा सभ्यता का इतिहास बनाया गया है, लेकिन साक्ष्य नहीं पढ़ पाया है हड़प्पा सभ्यता के कोई भी। तो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु पूछी जा रही है, तो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है हड़प्पाई मोहर, पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए हड़प्पाई मोहर है, तो इस मोहर पे पता है क्या एक इस साइड आपकी लिपि है। अब ये लिपि पता है कैसी है? ये लिपि है चित्रात्मक, चित्र छपे हैं, इसलिए आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो याद रखेंगे हड़प्पाई जो मोहर मिली है, उस पर एक ऐसी लिपि अंकित की गई है जिसे कोई आज तक पढ़ नहीं पाया है। दूसरी बात याद रखेंगे, इस हड़प्पाई मोहर पर जानवरों के चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं? जानवरों के चित्र। तो 2 चीज़ें याद रखनी है, जानवरों के चित्र और साथ में एक ऐसी लिपि जिसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। साथ में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हड़प्पाई मोहर किस पत्थर की बनाई जाती थी? तो उसका आंसर हो जाएगा सैलखड़ी। ठीक है, अब ये सैलखड़ी कहाँ से लाते थे? तो सैलखड़ी लाते थे दक्षिणी राजस्थान। कहाँ से? दक्षिणी राजस्थान और प्लस उत्तरी गुजरात, उत्तरी गुजरात। तो आपको याद रखना है दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से सैल खड़ी ये लाते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, तो अगला क्वेश्चन लिखा है कि हड़प्पा की मोहरें बनाने में किस पत्थर का उपयोग किया जाता था? तो हड़प्पा की मोहर आखिर किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो मैंने अभी आपको बताया सैलखड़ी पत्थर काफी मुलायम पत्थर है, इससे बनाई जाती थी। आगे प्रश्न लिखा है हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व विकसित चरण कब से कब तक रहा? तो इसको भी हम जरा देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व चरण कब से कब तक रहा। तो इसको अगर अपन समझते हैं तो देखें, याद रखेंगे जो हड़प्पा है, इस हड़प्पा को 3 भागों में बाँटा गया है। इसके समय को, इसके काल को 3 भागों में बाँटा गया है। सबसे पहला समय जो है वो कहलाता है आरंभिक काल। क्या कहलाता है? ए फॉर आरंभिक काल कहलाता है, ठीक है? ये आरंभिक काल कब से कब तक चलता है? तो ये चलता है 6000 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक। 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक चलता है और इस समय इसको आरंभिक काल कहते हैं। और इस समय क्या हुआ था? नगरों, जो नगर थे, जो शहर थे, वो बनना स्टार्ट हो रहे थे। दूसरा इसका जो विकसित चरण है, विकसित चरण, वी फॉर विकसित हो जाएगा, ये जो कि परिपक्व चरण है, हड़प्पा सभ्यता का ये चरण माना जाता है, मुख्य चरण। ये था 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व और यही कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का सही समय रहा है, ठीक है? ये विकसित चरण है, जब जो नगर थे, व्यापार थे, मन के थे, ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे, बन रहे थे, ठीक है? तीसरा जो है इसका उत्तरवर्ती चरण है। क्या? उत्तरवर्ती, सबसे लास्ट में। ये चलता है 1900 से लेकर 1300। तो आपको ये याद रखना है, जिस समय अगर देखें तो हड़प्पा सभ्यता का पतन स्टार्ट होने लगता है, ठीक है? आप इसको याद रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बना है इसमें, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता
का परिपक्व चरण कब से कब तक रहा? 2600 से 1900। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किन नगरों में किन ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो याद रखें पक्की ईंटें, वो भी ईंटों का अनुपात पूछ लेता है 4:2:1, लंबाई 4, चौड़ाई 2 और ऊंचाई कितनी है? 1, याद रखें। आगे प्रश्न है, उत्तर हड़प्पा चरण कब से कब तक माना जाता है? अभी मैंने देखा 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है, हड़प्पा शहरों में मकानों, सड़कों और नालियों की योजना किस आधार पर बनाई गई थी? याद रखेंगे हड़प्पा शहर की नालियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और साथ में सड़कें भी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसे हम कहते हैं ग्रिड पद्धति। समकोण यानी 90 डिग्री, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रिड पद्धति कहते हैं, ठीक है। तो याद रखें ग्रिड सिस्टम वहां पर चलता था। पहले नालियां और सड़कें बनाई ली जाती थी, उसके बाद में अगल बगल भवन बनाए जाते थे, आवास बनाए जाते थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों से कौन कौन से अनाज के दाने मिले हैं? याद रखेंगे, देखो हड़प्पा सभ्यता काफी पुरानी है, तो अनाज के दाने खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, अगर देखें तो वो जैविक होते हैं, खराब हो जाएंगे। लेकिन जब अनाज के दाने जल जाते हैं तो इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से अनाज के दाने जो मिले हैं वो जले हुए अनाज के दाने मिले हैं। किस किस के अनाज के दाने मिले हैं? तो गेहूं के, पहला। दूसरा जौ याद रखेंगे। तीसरा आप याद रखेंगे सफेद चना। चौथा याद रखेंगे आप तिल। पांचवा याद रखेंगे बाजरा। बाजरा के जो साक्ष्य मिले हैं वो गुजरात से मिले हैं, और थोड़ी मात्रा में चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन लिखा है, हड़प्पा स्थलों से किन किन मवेशी जानवरों की हड्डियां मिली हैं? तो देखिए हड़प्पा स्थल से मवेशी जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, ठीक है, जिससे हमने समझा कि ये पशुपालन भी करते थे। तो याद रखें, देखो बैल की मिली हैं, ठीक है, भैंस, सुअर, ठीक है। तो ये कुछ मवेशी हैं जिनकी क्या है, क्या मिली? हड्डियां मिली हैं, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। और साथ में आप याद रखें बकरी भी याद रख लें, भेड़ याद रखेंगे, भेड़, भैंस, बकरी और सुअर, ठीक है, इसको भी आप याद रख लेंगे। आगे देखते हैं कि किन किन जंगली जानवरों की, अगर जंगली जानवरों की बात करें, हड़प्पा स्थल से कौन कौन से जंगली जानवरों की हड्डियां मिली हैं, तो वो भी आप याद रखें। कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहला तो आपका हिरण हो जाएगा, हिरण के बाद क्या हो जाएगा? सुअर हो जाएगा, जो जंगली सुअर होता है। और तीसरा याद रखें घड़ियाल, क्या हो जाएगा? घड़ियाल, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? सुअर भी याद रखना आपको, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न लिखा हुआ है, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप, तो याद रखेंगे जब हल की बात करें कि हल के जो प्रतिरूप है खिलौने के रूप में कहाँ से मिले हैं, तो दो जगह याद रखेंगे। एक याद रखेंगे बनावली, जो कि हरियाणा में है, और दूसरा याद रखेंगे चोलिस्तान। क्या याद रखेंगे? चोलिस्तान। और चोलिस्तान कहाँ पर है? तो चोलिस्तान आप याद रखेंगे कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है, ठीक है। और बनावली कहाँ है? भारत के हरियाणा में है, ठीक है। और ये पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब में। अगर जुते हुए खेत पूछा जाता तो जुते हुए खेत के लिए कालीबंगन राजस्थान याद रखें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बनावली तथा चोलिस्तान, याद रखेंगे क्या आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य देखेंगे कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं। कहाँ से मिलेंगे? कांगेली बंगन राजस्थान। इसके साथ ये भी पूछ लिया जाता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य तो मिले ही मिले हैं, यहाँ पर दोहरी कृषि के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से? कालीबंगा से। अब ये एक क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ कि जो हड़प्पा स्थल था, हड़प्पा स्थल एक अर्ध शुष्क क्षेत्र था। किस प्रकार का क्षेत्र था? अर्ध शुष्क, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या था? सिंचाई की आवश्यकता थी। तो सिंचाई के लिए कुछ मिला है? तो बिल्कुल मिला है, नहरें मिली हैं, कहाँ से? सोर्तुगी अफगानिस्तान से। और जो जलाशय के साक्ष्य मिले हैं वो धोलावीरा गुजरात से आपको मिले हैं, ठीक है। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा सोर्तुगी अफगानिस्तान, ठीक है। और जल संचयन के लिए जलाशय के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो धोलावीरा गुजरात से मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, एक पुस्तक है, काफी प्यारी पुस्तक है, जो किसने लिखी है? अर्नेस्ट मैके ने लिखी है। तो क्वेश्चन लिखा है, फर्दर एक्सक्वेशंस एट मोहनजोदड़ो पुस्तक इसके, याद रखें इस पुस्तक में ही अवतल चक्कियों के बारे में वर्णन किया गया है कि अवतल चक्कियां होती हैं जिनका प्रयोग देखते हैं मसाला कूटने के लिए और अनाज पीसने के लिए करते हैं, ठीक है। जो मसाला कूटने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं उन्हें हमारे श्रमिक जो हैं उन्होंने नाम दे दिया उसको सालन पत्थर। क्या नाम दिया था? सालन पत्थर। तो ये पुस्तक किसकी है? अर्नेस्ट मेके की पुस्तक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल, तो वो है मोहनजोदड़ो। अब इससे संबंधित क्या फैक्ट बनेंगे कि मोहनजोदड़ो की खोज आखिर किसने की है? तो की है राखल दास बनर्जी। किसने की है? राखल दास बनर्जी। ये भी आएगा, याद रखें। और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई है, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है हड़प्पा सभ्यता का, जबकि सबसे पहले खोजा गया स्थल जो था वो था हड़प्पा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया पुरास्थल कौन सा है? तो वो है आपका हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में नगर कितने भागों में विभाजित था? तो वो था 2 भागों। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का भी एक हम शहर लेते हैं, हम मोहनजोदड़ो। कौन सा शहर है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में पता क्या था हमें? ये मोहनजोदड़ो शहर 2 भागों में विभाजित मिला। एक तो इसमें दुर्ग था, एक साइड जो कि पश्चिम की साइड था, याद रखेंगे पश्चिम की साइड दुर्ग थी, और पूरब की साइड निचला शहर था, ठीक है। दुर्ग में हमें 2 संरचनाएं और मिली हैं, जैसे कि माल गोदाम, और दूसरा मिला है विशाल स्नानागार, ठीक है। बाकी निचले शहर में भी अपन काफी पढ़ते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है। अगला प्रश्न ये लिखा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक का नाम क्या था? सबसे पहले कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1861 में, ठीक है। और इसके जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, जो इसके पहले महानिदेशक थे। ये अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में असफल रहे थे। क्यों रहे थे? क्योंकि इनकी जो रुचि थी वो साहित्यिक स्रोत में थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी ऐसा साहित्यिक स्रोत नहीं मिला है। इनकी रुचि जो थी वो 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास में रही थी, और ये मानते थे कि भारत का इतिहास काफी पुराना नहीं है, और भारत में जो पहला मनुष्य है, जो पहली सभ्यता है, वो गंगा घाटी में पनपी थी। यानी जो अपन देखेंगे, ऐतिहासिक समय को ही ये पहला समय मानते हैं, ठीक है, जब राजा महाराजा रहा करते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न लिखा है, हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? तो वो थी नियोजित जल निकासी प्रणाली। याद रखेंगे, यहाँ की जो नालियां थी काफी पक्की नालियां थी, उनके ऊपर पाट रखे थे, और काफी अच्छे से जल निकल जाता था बाहर शहर के, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न क्या है? तो आगे प्रश्न लिखा है, हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग किस दिशा में थे बने होते थे? मैंने अभी बताया, पश्चिम में दुर्ग बने होते थे, जबकि पूर्व में निचला शहर था। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख पतन का नाम क्या है? तो लोथल है, जो कि गुजरात में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी? तो वो 700 थी। कितनी थी? 700 कुएं थे। काफी बार प्रश्न पूछा गया है ओटीओ में, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, ये पुस्तक है, और जिसमें जल निकासी प्रणाली को बताया गया है। किसकी पुस्तक है? तो अर्नेस्ट मैके, ठीक है। अभी फर्दर एक्सक्वेशंस एट मोहनजोदड़ो पुस्तक थी, जो भी अर्नेस्ट मैके की थी, ये भी अर्नेस्ट मैके की है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में दुर्ग में मिलने वाली 2 संरचना तो मैंने बताई थी, एक था माल गोदाम और एक था विशाल स्नानागार, ठीक है। अब इस विशाल स्नानागार से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आपको देखना है, कि आ जाएगा कि विशाल स्नानागार का वर्णन करें। तो मान लीजिए ये आपका विशाल स्नानागार है, ठीक है। याद रखेंगे, इस विशाल स्नानागार में उत्तर और दक्षिण में क्या है? इसके तल तक उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, ठीक है। दूसरी बात याद रखें, इस विशाल स्नानागार के 3 ओर क्या थे? कक्ष थे। कक्ष यानी कमरा थे 3 ओर, और जिसमें से एक कक्ष में क्या था? कुआं था, ठीक है। एक कक्ष में क्या था? कुआं था, ये आपको याद रखना है। इस विशाल स्नानागार के चारों ओर क्या था? एक गलियारा था, ठीक है। और विशाल स्नानागार के उत्तर में एक गलियारा के इधर की साइड 4 स्नानघर, और इधर की साइड 4 स्नानघर। स्नानघर छोटे होते हैं, ठीक है। 8 स्नानघर थे। इस विशाल स्नानागार के उत्तर में 8 स्नानघर थे, उत्तर गलियारे के उत्तर में और गलियारे के दक्षिण में, ठीक है। साथ में ये याद रखेंगे, इस विशाल स्नानागार को कैसे बनाया गया था? तो ईंटों से बनाया गया था। ईंट में याद रखें जिप्सम के गारी का प्रयोग किया गया था। जिप्सम के गारी का प्रयोग इसलिए किया गया था जिससे ये रिसे ना, इसमें से पानी ना निकले, ठीक है। अब ये महत्व इसका ये है कि इसका यूज किसके लिए करते थे? तो इसका यूज करते थे विशिष्ट अनुष्ठानिकों के लिए, ये कह सकते हैं विशिष्ट अनुष्ठानिक स्नान के लिए। ये आपको याद रखना है, ठीक है। विशाल स्नानागार से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं जरा, विशाल स्नानागार का उपयोग किस हेतु किया जाता था? तो विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए।
आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। अब हम देखें कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, क्या हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी, यानी गरीबी अमीरी थी क्या? तो जरा देखें। तो कैसे पता लगाया इतिहासकारों ने? तो पहला तो समाधान का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? समाधान। और दूसरा जो अध्ययन किया वहां की वस्तुओं का। तो समाधान में क्या है, जैसे मान लीजिए एक जो कब्र थी, उस कब्र में अगर देखें यहाँ अंतर पाया गया दो कब्रों में। कैसा अंतर? कि एक की जो कब्र है वो उसमें ईंटों से चुना गया उसको, और दूसरी कब्र को ईंटों से नहीं चुना गया। तो एक सामान्य कब्र थी और दूसरी ईंटों से चुनी कब्र थी। तो जो ईंटों से चुनी चुनी कब्र होगी वो शायद अमीर की होगी, ठीक है। बाकी दूसरी कब्र गरीब की होगी। साथ में एकाध जो कब्र है उनमें बहुमूल्य धातुएं मिली है, बाकी अ, ज्यादातर कब्रों में बहुमूल्य धातुएं नहीं मिली हैं। तो बहुमूल्य धातु जिनमें मिली हैं, तो उनमें कह सकते हैं वो अमीर लोग हो सकते हैं। तो समाधानों से हमें पता चला। दूसरी हमें पता चला क्या? दूसरा हमें पता चला, याद रखेंगे, उपयोगिता की वस्तुएं। तो दो प्रकार की वस्तु होती हैं। एक होती है उपयोगी वस्तु। उपयोगी वस्तु वे वस्तु होती है जिनका प्रयोग सभी लोग करते हैं, और ये ज्यादातर अपन देखेंगे हर जगह मिली है, हर जगह सर्वत्र पाई गई हैं। जैसे कि सुई की बात करें, चक्कियों की बात करें, ठीक है, ये हर जगह पाई जाएगी। और दूसरी है विलासिता की वस्तु। विलासिता की वस्तुएं थोड़ी दुर्लभ होती है, महंगी होती हैं, और ये हर जगह नहीं पाई गई हैं। सिर्फ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में पाई गई हैं। जैसे कि याद रखेंगे फयोन्स। तो फयोन्स वे लोग प्रयोग करते होंगे जो अमीर होते होंगे, ठीक है, क्योंकि एक दुर्लभ वस्तु है। इसको बनाने के लिए कच्चा माल भी बाहर से आता है, ठीक है। फयोन्स कैसे बनाया जाता है, याद रखेंगे। फयोन्स बनाने का एक तरीका होता है, पूछ सकता है फयोन्स किसे कहते हैं। तो घिसी हुई रेत। क्या? घिसी हुई रेत। याद रखना है सबसे पहले, घिसी हुई रेत, कोमा रंग तथा चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर तैयार की जाती है। उस पदार्थ को हम फ्योन्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास था या नहीं? तो आंसर आपका नहीं होगा। बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की विलासिता की वस्तु अभी मैंने बताई फयोन्स है, ठीक है। फयोन्स किसे कहते हैं? तो आपको दिख रहे हैं फयोन्स किसे कहते हैं। तो फयोन्स किसे कहते हैं? घिसी हुई रेत तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर जो तैयार की गई वस्तु है उसे हम फयोन्स कहते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न है कि फयोन्स में आखिर क्या रखा जाता था? फयोन्स से बने लघु पात्र में क्या रखा जाता था? सुगंधित द्रव्य रखे जाते थे, ठीक है। फयोन्स अधिकांशतः यानी जो विलासिता की वस्तुएं कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा सभ्यता में दुर्लभ वस्तुएं कौन कौन सी थी? तो एक तो फयोन्स था और दूसरा सोना था। अगला प्रश्न है, शिल्प कार्यों में कौन कौन से कार्य आते थे? तो शिल्प कार्यों में आखिर कौन कौन से कार्य आते हैं? तो मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर का निर्माण करना, बाट बनाना, ये सब कार्य किसमें आते हैं? शिल्प बनाने में। याद रखेंगे जो मन का बहुत सारी चीजों से बनाया जाता है, जैसे कार्निलियन, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सैलखड़ी, ठीक है। बाकी याद करें मोहर किससे बनाई गई थी? तो सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी। जबकि बाट देखें, बाट किससे बनाया गया है? तो चर्ट नामक पत्थर से हड़प्पा सभ्यता में बाट बनाया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न देखें। तो आगे प्रश्न है कि मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों के नाम। तो याद रख लें, कोई इतने याद रख लेंगे, इनसे मनके बनाए जाते हैं। कार्निलियन से, जेस्पर से, स्फटिक से, क्वार्ट्ज से, सैलखड़ी से, तांबा, कांसा, सोना, शंख, फयोन्स और पक्की मिट्टी आदियों से हम बना सकते हैं मनके। मनके के कौन कौन से आकार थे? तो चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित, ठीक है। आगे प्रश्न है कि मनकों में छेद करने वाले उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? तो मनकों में छेद करने वाले उपकरण मिले हैं जिनसे मनकों में छेद किया जाता था। तो वो चनहुदड़ों से, लोथल से और धोलावीरा से। जबकि शंख उत्पादन केंद्र कहाँ है? शंख उत्पादन केंद्र याद रखेंगे समुद्र के आसपास होते हैं। तो नागेश्वर और बालाकोट, नागेश्वर गुजरात में और बालाकोट पाकिस्तान में, ठीक है। आगे प्रश्न है, लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट कौन सा क्षेत्र था? लाजवर्द मणि जो एक नीला पत्थर होता है, और ये सोर्तगुई से प्राप्त होता था, ठीक है। आगे देखते हैं सैलखड़ी कहाँ से प्राप्त किया जाता था। मैंने पहले भी बताया है कि दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी गुजरात से प्राप्त किया जाता था। राजस्थान का खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध था? तांबे के लिए। अब ये सुने, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी। पूरी हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे तो अलग तरह के मृदभांड बन रहे हैं, मतलब एक जैसे मृदभांड बन रहे हैं, बर्तन मिल रहे हैं पूरी हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ के मृदभांड हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड से अलग है, यानी यहाँ की संस्कृति थोड़ी अलग है। इसलिए खेतड़ी संस्कृति को, वो जगह कौन सी है? खेतड़ी है। इसलिए खेतड़ी संस्कृति को एक अलग संस्कृति नाम दिया गया जिसका नाम है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, ठीक है, याद रखें। तो इसको देखेंगे जरा कि गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम किसे दिया गया? तो खेतड़ी क्षेत्र को यह नाम दिया गया है। आगे प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से आता था? दो जगह से। एक तो खेतड़ी से आ रहा है जो कि राजस्थान में है, और दूसरा आता था ओमान से। अब ओमान से हमें कैसे पता चलेगा कि ओमान से आता था?
क्या पता ये खिचड़ी से आता हो। तो ओमान से इसलिए पता चला कि ओमानी तांबे में निकेल मिला होता था। क्या मिला होता था? निकेल कैंस मिला होते थे। और जो कि हमको हड़प्पा में भी ऐसे तांबा मिला है जिसमें निकेल कैंस मिले हैं, ठीक है। तो देखिए ओमानी तांबे में किसके अंश मिले हैं? तो निकेल के अंश मिले हैं। आगे प्रश्न बनता है कि दिलमुन किसे कहा गया है? देखो याद रखें, हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो लिपि थी जिसका नाम है कीलाक्षर लिपि, इस लिपि को हम पढ़ चुके हैं। और इस लिपि में अगर देखें तो हड़प्पा क्षेत्र को कहा गया है मेलुहा। क्या कहा गया है? मेलुहा। हड़प्पा क्षेत्र को क्या कहा गया है? मेलुहा। और मेलुहा का अर्थ होता है नाविकों का देश। जबकि एक बहरीन द्वीप है उसको कहा गया है दिलमुन। बहरीन के लिए क्या आया है शब्द? दिलमुन। और तीसरा ओमान देश के लिए आया है मगान। ये कहाँ से मिला है? ये मेसोपोटामिया के लेखों में मिला है, ठीक है। मेलुहा हड़प्पा क्षेत्र को कहा गया, दिलमुन बहरीन को कहा गया और मगान ओमान को कहा गया। तो जरा देखते हैं, दिलमुन किसे कहा गया? तो बहरीन को। मगान किसे कहा गया? तो ओमान। मेलुहा किसे कहा गया? इसका अर्थ क्या है? तो मेलुहा हड़प्पा क्षेत्र को कहा गया और इसका अर्थ होता है नाविकों का देश, ठीक है। हाजा पक्षी कौन था? एक मिथक मिलता है मेसोपोटामिया में। और ये मिथक क्या है? मिथक ये है, एक कहावत है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो और उसकी जो आवाज है वो राज प्रसाद में सुनाई दे। राज प्रसाद का मतलब होता है महल, ठीक है। तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी। यहाँ पर हाजा पक्षी क्या है? तो हाजा पक्षी ये मोर है, ठीक है। आगे देखते हैं, हड़प्पा में मिले सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? सबसे पहले हड़प्पा की लिपि कैसी है? चित्रात्मक लिपि। इस लिपि में कितने चित्र थे? तो याद रखेंगे 375 से 400 चिन्ह के आसपास थे, ठीक है। और इसका सबसे लंबा अभिलेख जो मिला है वो 26 चिन्ह का था, ठीक है। हड़प्पा लिपि में कितने चिन्ह? 375 से 400 के बीच। ये लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो याद रखेंगे दाएं से बाएं, दाएं से इधर से बाएं, बाएं की साइड लिखी जाती थी, ठीक है। ये अभी आपको याद रखना है। तो देखें हड़प्पाई लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। हड़प्पाई बांट किससे बनाए जाते थे? मर्तमान गलत आंसर हो जाएगा। हड़प्पाई बांट जो बनाए जाते थे वो चरट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पाई बांट किस आधार प्रणाली का अनुसरण करते थे? दो याद रखेंगे, एक द्विआधारी प्रणाली और दूसरी दशमलव प्रणाली। याद रखेंगे छोटे छोटे बांटों से आभूषण को तोला जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न, पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो। अब अपन को एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। वास्तव में हमने आखिर इसको पुरोहित राजा ही नाम क्यों दे दिया? तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया में इस प्रकार की काफी मूर्तियां मिली हैं और जहां से उनको पुरोहित राजा कहा गया है, उनकी लिपि में हमने पढ़ा था। तो इसलिए यहाँ पे भी उसका नाम क्या रखा गया? पुरोहित राजा रखा गया। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने का आर्य आक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखें, हड़प्पा सभ्यता आखिर किस प्रकार समाप्त हुई? तो एक सिद्धांत ये भी होता है कि आर्य आक्रमण। जो हड़प्पा सभ्यता के बाद लोग आए जिन्होंने वैदिक सभ्यता बसाई है, उन्हें आर्य कहा जाता है। शायद आर्य लोगों ने क्या किया है? हड़प्पा सभ्यता का अंत कर दिया उन्होंने आक्रमण करके। ऐसा क्यों कहा गया? तो ऐसा इसलिए कहा गया कि जो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। यानी मोहनजोदड़ो में एक बहुत सारे कंकाल मिले थे, नरकंकाल, जिसको देखते हुए REM विलन ने अनुमान लगाया था कि शायद हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने का कारण जो था वो आर्य आक्रमण था। लेकिन फिर बाद में पता चला कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो कंकाल मिले हैं उनके मरने का समय अलग अलग है, जिससे कहा गया कि आर्यों ने आक्रमण नहीं किया था, ये अपने आप मरे हैं, ठीक है। अगर एक साथ मरे होते तो शायद किसी ने मारा होगा, लेकिन अलग अलग उम्र है इनकी, तो शायद किसी ने मारा नहीं, अपने आप मरे हैं, प्राकृतिक मौत है। तो हड़प्पा सभ्यता के आर्य आक्रमण सिद्धांत को खंडन किसने किया? तो वो है GF टेल्स ने, ठीक है। द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो इनकी पुस्तक है जिसमें उन्होंने कहा कि आर्यों ने आक्रमण नहीं किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन जनसंख्या के DNA के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसका नाम है आर्कियोजेनेटिक्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा कब की गई थी? तो देखें सुने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं कर पाई थी। तो 1902 में जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया जाता है। उन्हीं के समय देखते हैं कि 1921 में हड़प्पा की खोज कर लेते हैं कौन? दयाराम साहनी। और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज कर लेते हैं वो कौन? राखल दास बनर्जी। जब इन दोनों शहरों की खोज होती है तो दोनों शहरों में एक जैसी चीजें मिलती हैं। तो जॉन मार्शल को लगता है कि शायद ये एक संस्कृति रही होगी, एक सभ्यता रही होगी। इसलिए जॉन मार्शल ने 1924 में क्या किया? 1924 में हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा कर दी थी। तो याद रखें इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1924। और किसने घोषणा की? जॉन मार्शल ने, क्योंकि उस समय वो महानिदेशक थे। कब तक थे? 1928 तक बने रहे, 1902 से लेकर, ठीक है। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखाल दास बनर्जी ने 1922 में, ठीक है। आगे आगे प्रश्न देखते हैं, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक की बात करेंगे तो ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है सुरेंद्र नाथ राव की। किसकी पुस्तक है ये?
सुरेंद्र नाथ राव की, ठीक है, एस एन राव। इसमें इन्होंने कहा था कि जो जॉन मार्शल है, जॉन मार्शल ने इतिहास जहां पाया था भारत का, उससे 3000 पीछे छोड़ दिया, ठीक है। आगे प्रश्न है, आर ई एम व्हीलर पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण के महानिदेशक कब बने थे? 1944 में बनी थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सैनिक थे, तो उन्होंने अपनी सैनिक बुद्धि भी लगाई थी। तो सैनिक परिशुद्धता तथा स्तर विन्यास के आधार पर हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी? आर ई एम व्हीलर ने करवाई थी। अगला प्रश्न है, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा आर ई एम व्हीलर, 1976। रुद्र नामक देवता का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है ऋग्वेद में, जो कि शिव भगवान है, ठीक है। वे महिला या पुरुष जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने के साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने का दावा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो समन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पहले पार्ट की ओटी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि मैं इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूं, 12 पार्ट करा दूं मैं हिस्ट्री के, पॉलिटी के और जियोग्राफी के, ठीक है, क्लास 12 के साथ साथ क्लास 10 का भी आता रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।